हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे। ओके, फिर पार्ट सेकंड में आएगा, है ना। तो ये सब हमने देख लिया था, सती प्रैक्टिस, सोशल रिफॉर्मर्स, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, है ना, राजा राम मोहन रॉय, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखा था। फिर हमने किसके बारे में देखा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखा था, है ना, यहाँ पर। और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखा था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में भी देखा था, है ना। फिर हमने रशुंधरी देवी की बारे में भी पढ़ा था। फिर किस तरीके से वुमेंस की एजुकेशन के लिए भी काम किया गया था। वेकम रुकैया के बारे में पढ़ा था हमने। और ताराबाई शिंदे, इन्होंने बुक्स लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी हमें कहाँ से देखना था, इधर से। लॉ अगेंस्ट था चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज का अगेंस्ट ही बोला, पहले हमने सती बैन करवा दी, फिर विडो री मैरिज कराई, एजुकेशन के लिए काम किया, अब चाइल्ड मैरिज को भी बैन करना था। लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, अब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लॉ लेकर के आ गया। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, अब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही थी, है ना, कि वुमेन्स भी अपना ग्रुप बनाने लगी थी। एंड राइटिंग्स ऑन दीज इशूज़, अब लोग ना लिख भी रहे थे इस इशूज़ के बारे में कि ये गलत हो रहा है। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ, तो जो रिफॉर्म के लिए, एक चेंज के लिए एक ना शुरुआत की गई थी, उसका जो था ना, अब उसमें और ज़्यादा पीपल जुड़ रहे थे, स्ट्रेंथ मिल रही थी उसको। पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम, अब पीपल ने एक और कस्टम को चैलेंज किया, जो कि था चाइल्ड मैरिज। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर इन द देयर वर नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर, जो इंडियन लेजिस्लेचर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब कि जो लॉ मेकिंग यूनिट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, तो उन्होंने एक लॉ लेकर के आए थे जिससे चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट कर सकें। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास किया गया, विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। अगर कोई भी लॉ वगैरह बनाते थे तो ना उसमें डिबेट डिस्कशन करते थे, पर ये तो गलत चीज़ ही थी, है ना। तो इसको ना तुरंत एकदम पास कर दिया गया, ना ही कोई डिबेट वगैरह उतना नहीं किया गया, और ना स्ट्रगल वगैरह भी नहीं हुआ ज़्यादा, इसमें सीधे पास कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द एक्ट के अकॉर्डिंगली तो एज ऑफ 18 रखी गई विमेन, जो मैन के लिए, एंड वुमेन के लिए 16। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो लीगल एज करी गई थी मैरिज की, 18 रखी गई थी मैन की और 16 रखी गई थी वुमेन की। अभी हम देखें तो मैन की जो है 21 है एंड 18 जो है वुमेन की है ना। अभी ना जो गवर्नमेंट जो है 21 करने वाली है, दोनों की एज, है ना, इक्वालिटी हो जाएगी इससे, और लड़कियों को भी टाइम मिल जाएगा अच्छे से पढ़ाई करके, और अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाएगी ना उनकी, है ना। ओके, इतना समझ गए। फिर इसके बाद में अभी देखते हैं ब्राइड एट द एज ऑफ 8, 8 साल की ब्राइड की पिक्चर दी गई है। देखो, 8 साल में बच्ची की शादी कर दी गई थी, है ना। दिस पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। डिड यू नो दैट इवन टुडे, आज के टाइम पर भी 20% जो लड़कियां हैं इंडिया में, वो ना 18 के नीचे ही उनकी शादी हो जाती है, मतलब वो 18 की एज भी अटेन नहीं कर पाते हैं। तो उड़ीसा भी, वेस्ट बंगाल, सॉरी उड़ीसा हो गया, जो असम में हो गया, अभी बहुत ज़्यादा ये चार्जेस किए गए थे, इसके अरेस्ट किए गए थे केसेस, मतलब कि अभी ना रिसेंटली, जो अभी अभी की बात बता रही हूँ आपको, असम में भी बहुत सारे ये केसेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो अभी अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें, तो ये ना सर्वे करते हैं पूरी कंट्री में, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इन्होंने बताया कि जो 41% अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही है, कहाँ पर हो रही है, वेस्ट बंगाल और बिहार में, है ना। वेस्ट बंगाल और बिहार में मैरिजेस देखने को मिल रही हैं, और अदर रीजन्स में भी होती हैं, जैसे कि राजस्थान वगैरह हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया और हरियाणा साइड। तो ये सभी कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, अब कास्ट के बारे में देखते हैं और सोशल रिफॉर्म के बारे में। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर वी हैव डिस्कसिंग ऑल्सो वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट इनइक्वालिटीज। अब जो वुमेन के लिए बोल रहे थे, राइट्स के लिए, तो उन्होंने बताया था कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ भी गलत है। राम मोहन रॉय जो थे, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया। दैट वाज अ क्रिटिकल ऑफ कास्ट, तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था ना, वो नहीं मानते थे कास्ट वगैरह को, इक्वालिटी पे फोकस करते थे, है ना। तो उन्होंने ना इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो लिखा गया था, जो एक किताब थी, तो उसको ना उन्होंने बताया, इसको ट्रांसलेट किया। प्रार्थना समाज, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज के बारे में भी पूछ सकते हैं। प्रार्थना समाज अडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। तो प्रार्थना समाज किस चीज़ को मानते थे, ट्रेडिशन ऑफ भक्ति को, जिसमें स्पिरिचुअल इक्वालिटी, सभी लोग समान हैं इस चीज़ को, है ना, सारी कास्ट के। इन बॉम्बे में जो प्रार्थना परमहंस मंडली थी, फाउंड की गई थी 1840 में, टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, कास्ट को ख़त्म करने के लिए परमहंस जो मंडली थी वो फाउंड की गई थी बॉम्बे में, है ना। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। अब जो कई सारे रिफॉर्मर थे, मेंबर थे जो रिफॉर्मर एसोसिएशन के, वो क्या थे, अपर कास्ट के मेंबर थे, अपर कास्ट के भी पीपल थे उसमें। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स, तो सीक्रेट मीटिंग्स की जाती थी, है ना, छुप छुप के। और रिफॉर्मर्स जो थे, दीज रिफॉर्मर्स विल वॉयलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच, मतलब कि सब साथ में खाना खाया करते थे, और ये जो कास्ट टैबू था, ये सब था ना, इसको नहीं मानते थे। इन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द हाउ होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज इन देयर लाइफ, ताकि जो कास्ट प्रेजुडाइज, ये भेदभाव चल रहा है, इससे बाहर निकल सके, है ना। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर, और भी लोग थे जिन्होंने ये जो
कास्ट एंड जस्टिस जो चल रहा था, सोशल ऑर्डर चल रहा था, इसके अगेंस्ट बोला। ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज अगर बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ना, जो इंग्लैंड से आए थे, जैसे कि अलग अलग कंट्री से आए थे यूरोप की, तो वो अपने धर्म को फैला रहे थे, है ना। तो बिगिन सेटिंग अप स्कूल, तो उन्होंने स्कूल सेटअप करने लगे जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, है ना, ट्राइबल पीपल उनके लिए स्कूल सेटअप करने लगी, एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए भी स्कूल सेटअप करने लगी। मतलब कि स्कूल खोले गए ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, लोअर कास्ट जो चिल्ड्रन थे उनके लिए। दीज चिल्ड्रन वर थर्स इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू चेंजिंग वर्ल्ड। तो इनको ना रिसोर्सेज वगैरह दी जाती, इनको पढ़ाया जाता ताकि अपना ना अपनी दुनिया को चेंज कर सके। और ना क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे धर्म परिवर्तन भी करवा दिया करते थे, बोलते थे कि देखो कैसा आपके साथ हो रहा है, भेदभाव है ना। तो इस तरीके से तो कई सारे लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते थे। एट द सेम टाइम्स पुअर बिगिन लीविंग देयर विलेज टू लुक फॉर अ जॉब दैट वर ओपनिंग इन द सिटीज़। अब जो थे गरीब थे, अब उनकी खेती बाड़ी तो बर्बाद कर दी थी, है ना, अंग्रेज़ों ने। बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, हैंडीक्राफ्ट भी ख़राब कर दिया था हमारे यहाँ का सारा, है ना। अपने यहाँ का मशीन वाला गुड्स बेचते थे और हमारे यहाँ के गुड्स में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, सामान की बात कर रहे हैं, है ना। तो गुड्स वगैरह सब हैंडीक्राफ्ट था उसको भी। तो अब जो गरीब थे वो क्या करते बताओ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी अंग्रेज़ों ने। सभी लोगों की, सभी को गरीब भी बना दिया था, अनएम्प्लॉयड बना दिया था। तो वो जो थे अपना गाँव छोड़, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। हाँ, तो अभी आगे पढ़ रहे थे। तो जो पुअर्स थे वो लोग क्या किया, अपना गांव छोड़ करके सिटीज़ की तरफ आ गए ताकि उनको कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, काम मिल जाए, है ना। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह ओपन हुई थी थोड़ी बहुत, है ना। तो उसमें भी काम के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो उसमें जॉब जो थी ना, म्यूनिसिपैलिटी हो गया उसमें भी। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, हमने पढ़ा था कि इस तरीके से सिटीज़ जो थी एक्सपैंड हो रही थी। थिंक ऑफ न्यूज़ डिमांड, तो लेबर की डिमांड बढ़ रही थी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, तो ना जो नालियाँ वगैरह थी, है ना, और जो कंस्ट्रक्शन का काम था, रोड वगैरह बनाना, बिल्डिंग बनाना, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए कि जो लोगों की ज़रूरत पड़ती, लेबर की ज़रूरत पड़ती। दिस रिक्वायर कुलीज़ की ज़रूरत पड़ती जो सामान उठा सके, डिगर जो गड्ढा वगैरह कर सके, कैरियर्स, है ना, ब्रिक लेयर्स जो ईंटें वगैरह बना सके, है ना, रख सके, सीवेज क्लीनर, स्वीपर्स, प्लैंकिन बियरर्स, पालकी उठाते ना वो, रिक्शा पुलर जो हो गए वो। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, तो ये लेबर कहाँ से आते। तो जो पुअर लोग जो थे ना, गरीब थे, जो विलेजेस थे, गाँव से और स्मॉल टाउन्स जो थे वहाँ से आ जाया करते थे काम की तलाश में। तो ये जो थे द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड द स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, बिगिन मूविंग टू सिटीज़। तो जो लो कास्ट थे वो भी सिटीज़ की तरफ आने लगे थे। देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि डिमांड थी लेबर की। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन। तो प्लांटेशन, अभी प्लांटेशन सिस्टम भी बहुत ही वो था ना, मतलब कि इसमें क्या करते थे अंग्रेज़, असम, मॉरिशस दूसरी कंट्री है ना, ट्रिनिडेड आइलैंड है ये, इंडोनेशिया। तो अलग अलग जगहों में हमारे यहाँ के लोगों को ले जाया करते थे प्लांटेशन काम करवाने के लिए। वहाँ पर भी उनकी कंडीशन खूब ख़राब थी, पर लोग ना ये सोच के भी चले जाते थे यहाँ पर इतना भेदभाव भी तो हो रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है ना, ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो ये सोच के भी चले जाते थे, पर वो सोचते थे कि वापस आने मिल जाएगा, पर अंग्रेज़ उनको वापस आने नहीं देते थे, है ना, फंस जाते थे वो लोग जा करके। वर्क इन द न्यू लोकेशन, तो नई लोकेशन में उनको काम करना पड़ता था और बहुत ही टफ होता था उनके लिए, है ना। बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट, जो लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जिनके साथ में भेदभाव होता था, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगती थी कि इस जो ऑप्रेसिव होल्ड है अपर कास्ट का, है ना, जहाँ पर इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, इससे तो बाहर निकलेंगे। तो एक्सरसाइज ओवर देयर लाइफ्स द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर, तो ये जो ह्यूमिलेशन है, बेइज्जती सहनी पड़ती है, ये सबसे तो बाहर निकलेंगे, इसलिए वो चले भी जाते थे। ये देखो कुली शिप था, है ना, तो नेम्ड जॉन एलन, तो ये बनाया गया है ना पिक्चर। तो लेबर का मूवमेंट होता था, लेकर के जाते थे। अभी ना ये जो था लेबर मूवमेंट भी था, ये सब जो हो रहा था, तो इसमें हमारे यहाँ के लोग अलग अलग जगहों पे जाकर के रह करके शिफ्ट हो गए थे, है ना। तो वहाँ पर वो रहने भी लगे थे। तो आज के टाइम पर अगर आप देखो, भारतीय बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ में, है ना, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में रहे थे, फिर बाद में आज़ाद हुए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना, फिजी में बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे, ओके। और जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ हो गया, यहाँ पर जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं। अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, है ना। शूज़ कौन बनाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, लीदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग। लीदर वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उनके साथ भी जो गलत होता था, क्योंकि ना वो जो जानवर जो थे मरे हुए, तो उनके साथ में वो काम क्या करते थे, क्योंकि उनको जो डर्टी और पोल्यूटिंग मानते थे ना डेड एनिमल्स को, है ना। तो इसलिए इनको भी जो पोल्यूटिंग मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी शूज़ की, ठीक है, आर्मीज़ के लिए। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इतनी ज़्यादा लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, सैनिक वगैरह हैं, तो उनके लिए जूतों की डिमांड बढ़ गई थी। तो आर्मीज़ के लिए, है ना, कास्ट प्रेजुडाइज अगेंस्ट लीदर वर्कर्स। तो जो कास्ट प्रेजुडाइज था अगेंस्ट लीदर वर्क मीन दैट ओनली द ट्रेडिशनल लीदर वर्कर्स एंड शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई द आर्मी शूज़। तो जो कास्ट प्रेजुडाइज की वजह से जो भेदभाव होता था, है ना, उसकी वजह से तो लीडर वर्क जो था, उसमें जो ट्रेडिशनल लीडर वर्कर्स थे और शू मेकर्स थे, वही इनको शूज़ सप्लाई कर सकते थे आर्मी को, है ना। सो दे कुड आस्क फॉर अ हायर प्राइस एंड गेन इंप्रेसिव प्रॉफिट। तो वो जो थे ना, वो आस्क कर सकते, मंगा सकते थे, हायर प्राइस में बेच सकते थे अपने जो जूते थे, और प्रॉफिट भी कमा सकते थे। ये मादियास जो मेकिंग शूज़, आंध्र प्रदेश की पिक्चर दी गई है। इनको भी अनटचेबल समझा जाता था आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा नहीं था, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह ये सब प्रैक्टिसेस चल रही थी, भेदभाव हो रहा था।
तो दे वर एक्सपर्ट इन क्लीनिंग हाइट्स, जो चमड़े होते हैं उसको साफ़ करने में, टैनिंग दैम यूज़ वगैरह करने में, और जो जूते बनाने में, है ना। देयर वर अदर जॉब्स टू, अदर जॉब भी थी, जैसे कि द आर्मी में फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी, तो आर्मी में भी लोगों को भर्ती किया जा रहा था, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी थी। अ नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, तो माहर पीपल को अनटचेबल समझा जाता था, उनको भी जॉब मिल गई माहर रेजिमेंट में, तो एक आर्मी में भी इनकी भी रेजिमेंट बना दी गई थी। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर जो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फादर हैं ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है बी आर अम्बेडकर, तो ये इनके फादर जो थे ना लीडर थे दलित मूवमेंट के। इन्होंने टॉट एन आर्मी स्कूल, तो वो आर्मी स्कूल में पढ़े थे, और दलित मूवमेंट के लीडर भी थे इनके पिता। तो यहाँ पर नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं, जो स्कूल था ना वहाँ पर भी बहुत भेदभाव होता था बच्चों के साथ भी। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में देखें एज लेट एज 1829 में अनटचेबल्स वर, अब 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा बैन की गई थी ना, याद है ना। तो अनटचेबल्स जो थे, और 1929 में क्या हुआ था, 1929 में जो चाइल्ड मैरिज को लॉ लाया गया था प्रोहिबिशन के लिए, है ना, प्रिवेंट करने के लिए। अनटचेबल्स जो थे उनको अलाउ नहीं था गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ना, है ना। तो व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर द राइट दे वर लाउड, जब लोग कुछ ना अपने राइट्स के लिए डिमांड करते तो उनको ठीक है आ जाना पढ़ने, तो ऐसे बुला लेते थे, पर उनको ना क्लास के बाहर बैठाते थे, है ना, क्योंकि वो पोल्यूटिंग मानते थे उनको, है ना। क्लास के बाहर बैठाते थे एंड लेसन विदाउट पोल्यूटिंग द रूम वेयर अपर कास्ट बॉयज़ आर टॉट, मतलब कि जहाँ पर अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर पोल्यूट हो जाएंगे अगर ये बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसलिए उनको बाहर बैठना पड़ता था। अब देखो कितना ख़राब सिस्टम चला करता था, है ना। ये दुबलास हैं गुजरात के, कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट, दुबलास ऑफ गुजरात। दुबला जो थे ना लेबर थे फ्रॉम अपर कास्ट लैंड ओनर्स, तो अपर कास्ट लैंड ओनर्स के जो ना लेबर का काम करते थे, ये लोग कल्टिवेट करते थे, अपनी ना खेती वगैरह किया करते थे, जो वर्किंग एट अ वैरायटी ऑफ और जॉब्स, थोड़ी बहुत जॉब और कर लेते थे, है ना। तो ये जो है मैंगो वगैरह बेचने को जा रहे हैं। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। Actually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against the caste discrimination and demanded social equality and justice. तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1850 के बाद में 1850 के बाद में क्या हुआ, पीपल्स जो थे, मतलब कि ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सारे जो लोग थे, मतलब वो भी थे, ब्राह्मण्स भी थे, पर नॉन ब्राह्मण कास्ट ज़्यादा थी, तो वो लोग ऑर्गेनाइज करने लगे थे मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि वो ना आवाज़ उठाने लगे थे, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो है ना गलत हो रहा है, भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट के नाम पर। एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, जेंडर के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, है ना, और जस्टिस, सभी को न्याय मिले। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, सतनामी मूवमेंट किसने चलाया था सेंट्रल इंडिया में, घसीदा दास ने, ठीक है। सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में फाउंडेड बाय द घसीदास हु वर्कड अमंग द लीडर वर्कर्स, तो जूते वगैरह काटने का काम करते थे, ये भी लीडर वर्कर्स थे जो कि चमड़ा के साथ में काम करते थे, एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, और ना ऑर्गेनाइज किया मूवमेंट ताकि जो इनका सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सके, है ना। इन ईस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हरिदास ठाकुर मटुआ कम्युनिटी के थे अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स, तो मटुआ कम्युनिटी ना वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अभी मेला भी हुआ था वहाँ पर, है ना, तो बताया गया था कि मटुआ कम्युनिटी का मेला है बहुत बड़ा, तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मणिकल टेस्ट, तो इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, एक जो मूवमेंट है ना, वर्क किया था कि हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्क अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स, तो हरिदास ठाकुर जो थे मटुआ सेक्ट के चंडाला कल्टिवेटर्स के साथ में काम किया करते थे। तो हरिदास ने क्वेश्चन किया था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो कि जस्टिफाई करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम को, तो उसको हरिदास ने क्वेश्चन किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, गॉड तो कभी किसी पर भेदभाव करते नहीं हैं। इन द प्रेजेंट डे अगर अभी की बात करते हैं, केरला में गुरु फ्रॉम इसावा कास्ट, तो इसावा कास्ट के गुरु थे श्री नारायण गुरु, ठीक है। तो ये जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। प्रोक्लेम द आइडियल ऑफ यूनिटी फॉर पीपल, तो उन्होंने यूनिटी की बात की थी पीपल के लिए, है ना, मतलब सभी को साथ में रहना चाहिए। ये आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, इन्होंने क्वेश्चन किया, आर्ग्यू किया कि लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए और अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट की वजह से। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनके हिसाब से सारे जो ह्यूमन हैं, सारे मनुष्य हैं, एक ही जो कास्ट से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, ये देखो एक इनकी स्टेटमेंट दी गई है, उरु जाति उरु मातम उरु दैवम मनुष्यानु। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है हर किसी के लिए, है ना, तो ह्यूमंस के लिए। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम्स, ये जो ना लोग बातें कर रहे थे और ये सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, ये सब जो थे
ये लीडर्स निकल के आए उनके, ठीक है, और नॉन ब्राह्मण कास्ट से थे एंड वर्क किया था इन्होंने इसी के लिए। दे ट्राई टू चेंज देयर दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। इन्होंने ना जो चेंज करने की कोशिश की उन हैबिट्स को, प्रैक्टिसेस को, जो कि ना डोमिनेंट क्लास को लगता था ये गलत मतलब सही हो रहा है ना, तो जो उनको अच्छा लगता था, और ना गुस्सा आएगा इससे किसको, डोमिनेंट क्लास को, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा मतलब एकदम से सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर लोगों को गुस्सा तो आएगा ना। बताया था ना मैंने आपको, रेवोल्यूशन अगर मतलब थोड़ा सा भी चेंज आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गुस्सा करने लगते हैं, उसको पसंद नहीं करते। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो इन्होंने जो जो सबऑर्डिनेट कास्ट थी उन्होंने उन्हें बोला कि आपकी सेल्फ स्टीम को जनरेट करने की कोशिश की उन्होंने, मतलब कि वो स्वाभिमान की भावना लेकर के आए हैं ना। जो दूसरी कास्ट के लोग थे ना, सबऑर्डिनेट कास्ट के, जिनके साथ में गलत होता था कि उनको बोला आप अपनी खुद की इज्जत करो तभी दूसरे इज्जत करेंगे आपकी, है ना। तो फिर गुलामगिरी के बारे में देखते हैं। गुलामगिरी जो है वन ऑफ द मोस्ट, अभी इनके बारे में देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग लोकल कास्ट लीडर ज्योतिराव फुले। तो ये जो है बहुत ही मतलब बोलने वाले लोगों के राइट्स के लिए है ना, और बहुत जाने माने लीडर हैं जो कि लोगों के लिए काम किया है इन्होंने अगेंस्ट इनइक्वालिटी, है ना। तो भेदभाव ना हो किसी के साथ भी, और वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है ना। बॉर्न हुए थे 1827 में। ही स्टडीड इन स्कूल, किस स्कूल में पढ़े थे, क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल था उसमें। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। जब बड़े हुए तो इनका खुद का आइडिया डेवलप किया इन्होंने, इनजस्टिस जो हो रहा था, भेदभाव हो रहा था कास्ट सोसाइटी, जो कास्ट वाली सोसाइटी थी ना उसमें। ही सेट आउट टू अटैक ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स में ये अटैक करते थे कि मतलब बोल करके कि ब्राह्मण्स क्लेम पर, ब्राह्मण जो हक जताया करते थे दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स, ठीक है। तो इस पे इन्होंने बोला कि इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते, ऐसे कैसे हो सकता है ना। उन्होंने बोला तुम लोग तो आर्यंस हो, और यहाँ आर्यंस है ना। तो क्या हुआ कि फूले कहते थे कि ये ब्राह्मण जो है ना आर्यंस है, और फूले ये भी कहते थे कि आर्यंस जो है फॉरेनर है, मतलब बाहर से आए हुए हैं, हु केम फ्रॉम आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा भारत देश, सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा आ जाता है, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया आ गया, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पर जो बांग्लादेश आ गया है ना, और यहाँ पर जो श्रीलंका वगैरह भी आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है हमारे भारत का। मतलब एक सारे फीचर हैं सब कॉन्टिनेंट वाली, जैसे कि नेचुरल बाउंड्री है इसकी जो कि उसको सेपरेट करती है ना। तो और नीचे से ओशन इसको सेपरेट कर रहे हैं ना, और ऊपर से हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ पर अराकन माउंटेन्स पड़ जाते हैं, इसलिए बोलते सब कॉन्टिनेंट है एक छोटा सा, ठीक है। तो ये जो है ना आर्यंस, ये कहाँ से, बाहर से आए हैं, दूसरे सब कॉन्टिनेंट से, आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट, आउटसाइड मतलब बाहर से आए हुए हैं ये। एंड इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के लोग थे ना, जो ट्रू चिल्ड्रन थे कंट्री के, जो असली बच्चे थे, जो कंट्री के जो रहने वाले हैं ना, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे, हमेशा यहीं पर जन्म हुआ है उनका, तो उनको हरा दिया इन्होंने, आर्यंस ने बाहर से आए हुए थे और इन्होंने हरा दिया और उनको सप्रेस किया, ठीक है। दोज हू हैड लिव्ड फ्रॉम द, हाँ ठीक है। तो आर्यंस के आने से पहले से जो लोग रह रहे थे उनको इन लोगों ने हरा दिया आर्यंस ने, और इनको सप्रेस कर दिया। एज द आर्यन एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, और फिर आर्यंस ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली। दे बिगिन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर, और उन्होंने जो हारी हुई पॉपुलेशन है, जो हार गए थे यहाँ के लोग, तो उनको इन्फीरियर की तरह मतलब छोटा समझने लगे, एज लो कास्ट पीपल, और उनको लो कास्ट कहने लगे ये लोग। फूले के अकॉर्डिंगली क्या है, फूले के अकॉर्डिंगली जो अपर कास्ट है हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो अपर कास्ट है उनका कोई भी अधिकार नहीं है ज़मीन में, ठीक है, और जो पावर वगैरह होल्ड करके रखे उस पर। इन रियलिटी लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल। रियलिटी की बात करते हैं तो जो ज़मीन है वो किसकी है, ये जो है इंडिजीनियस पीपल की, जो नेटिव पीपल हैं, जो यहाँ पर रहे हैं, जो यहाँ पर जन्म हुआ है जिनका, है ना, जो पहले से रहे हैं, सो कॉल्ड लो कास्ट। सो कॉल्ड मतलब सो कॉल्ड ऐसे बोला गया कि अच्छी, मतलब वो वर्ड है ना इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिपिक्ट करता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है जिसको सोसाइटी मान रही है ना। तो सो कॉल्ड लो कास्ट जो है उसका है ये सब कुछ, है ना, जो लैंड है इंडिजीनियस पीपल का है। तो इनकी थ्योरी ये वाली थी, ज्योतिबा फुले कहते थे ऐसा। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एक्सिस्ट अ गोल्डन एज। तो फुले कहते थे कि आर्यन रूल के पहले यहाँ पर एक गोल्डन एज हुआ करती थी, मतलब स्वर्ण युग हुआ करता था। वैन वॉरियर पीजेंट टिल्टेड देयर लैंड, जब ना वॉरियर पीजेंट हुआ करते थे, मतलब कि वॉरियर भी होते थे और पीजेंट भी होते थे, अपनी ज़मीन पर काम किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। और ना इन्होंने कहा कि जो वॉरियर पीजेंट क्या करते थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया करते थे ज़मीन में, है ना, जोतते थे फसल वगैरह। एंड जो कंट्री साइड जो है, गांव की साइड मराठा का रूल हुआ करता था जस्ट अ फेयर वे में, मतलब कि न्याय से वो अच्छे से रूल किया करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास जो है लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्रास अनटचेबल्स जो हैं उनको यूनाइट हो जाना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। मतलब कि जो लेबरिंग कास्ट है, शूद्रास हैं और अनटचेबल्स जो हैं, उन सबको साथ में आ जाना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट की वजह से, है ना, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट।
जो कास्ट के नाम पर भेदभाव हो रहा है। सत्यशोधक समाज एसोसिएशन ऑफ फूले फूले ने फाउंड किया था इसको, ठीक है, और प्रोपोगेट किया था कास्ट इक्वालिटी को। तो सत्यशोधक, ये इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज पूछते हैं किसने फाउंड किया था भाई, तो ये किया था ज्योतिराव फूले ने, है ना। और ये जो है कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, है ना, मतलब कि समानता होनी चाहिए सब में। इन 1873 फूले ने एक बुक लिखी, उसका नाम था गुलामगिरी, जिसका मतलब है स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर मतलब कि जो सिटीजन्स हैं ना वो आपस में लड़ पड़ते हैं, मतलब सब लड़ने लगते हैं। हैड फॉट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। स्लेवरी के अगेंस्ट जो है ना वहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी 10 साल पहले, है ना, इसके 10 साल पहले। तो फूले ने ये बुक डेडिकेट की थी टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। तो उन सारे अमेरिकन्स के लिए ये बुक लिखी थी उन्होंने, उनके लिए डेडिकेट की थी जिन्होंने फाइट किया था ताकि फ्री कर सके जो स्लेव्स हैं, है ना। स्लेवरी बहुत ही बुरी कंडीशन होती थी, एक इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, एक प्रॉपर्टी की तरह, है ना, खरीद लिया है उससे जो चाहे करवाते रहो, है ना, तो बहुत ही कंडीशन बुरी हो जाती थी। दस इस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट, उन्होंने लिंक बनाने की कोशिश की किसके बीच में, कंडीशन जो है लोअर कास्ट इन इंडिया में एंड ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। अब क्या हुआ था, जब स्लेव मार्केट चला करता था पहले के टाइम पर, अंग्रेज़ क्या करते थे, अफ्रीका से ना, समझ लीजिए अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका से ब्लैक जो स्लेव अफ्रीका में जो लोग रहते थे ना उनको लेकर के जाते थे यहाँ पर अमेरिका में, है ना, और वहाँ पर ना कल्टीवेशन वगैरह का काम करवाया करते थे। तो बहुत सारे लोग थे वहीं पर सेटल हो गए थे जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस हो गया, तब भी फिर ना, फिर उसके बाद वो लोग जो रहते थे ना उनके साथ में बहुत भेदभाव होता था, है ना। और अमेरिका में जो लोग थे ब्लैक थे ना, वो लोग तो अफ्रीका के थे वो लोग, तो उनके साथ में बहुत भेदभाव हुआ करता था, है ना। तो उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट चलाए गए थे और ना इक्वालिटी की बात की गई थी और फ्री करने की बात की गई थी, फ्री करना है स्लेव्स को। तो स्लेवरी उस टाइम पर चली करती थी, है ना। स्लेवरी में लोगों को मतलब ज़िंदगी ना जहन्नुम बन जाती थी, अब क्या बोलूँ, है ना। एज दिस एग्जाम्पल शोज़, तो ये एग्जाम्पल बताता है कि फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। इससे हमको पता चलता है ये एग्जाम्पल है जिसमें फूले ने एक्सटेंड किया है। फूले का जो कास्ट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म था ना, तो वो ना एक चीज़ देख सकते हो आप, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी जो हर प्रकार की इनइक्वालिटी है, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, है ना, रिलीजन के बेसिस पे और बर्थ के बेसिस पे, तो ये सारी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ये। तो उसके अगेंस्ट था। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिजरीज ऑफ द लेबरर एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट। जो फूले थे ना वो परेशान थे, किस बात से चिंतित थे, वो इस बात से कि जो ना अपर कास्ट की विमेन हैं उनके साथ भी जो दुर्दशा है उनकी भी, तो उसकी वजह से, और मिसरीज जो कि ना प्रॉब्लम वगैरह जो बहुत ज़्यादा, हाँ ना, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो लाइफ में, लेबर और जो ह्यूमिलेशन होता है, इज़्ज़त नहीं होती है, ठीक है, बेइज्जती होती है लो कास्ट के नाम पर, तो उन सब चीज़ों से। तो मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म के लिए कंटिन्यूड रहा 20th सेंचुरी में भी, मतलब कि 1900 से, हाँ, जो 2000 तक, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले भी रहा, इंडिपेंडेंस के बाद भी जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें भी जो ये बात चली और फिर ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया गया, है ना, मतलब ख़त्म करने की कोशिश की गई। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे कास्ट हो, चाहे जेंडर हो, चाहे रिलीजन हो, है ना। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, कोई भी रिलीजन ऊपर नहीं आता है, हमारा संविधान सबसे ऊपर आता है, सभी लोग समान हैं, है ना। द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म जो कंटिन्यू रहा 20th सेंचुरी में बाय ग्रेट दलित लीडर्स, जैसे कि B.R. अम्बेडकर हो गए, है ना, E.V. रामास्वामी नईकर हो गए साउथ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। B.R. अम्बेडकर कहते थे, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, we now want to go to the tank only to prove that like others we are also human beings। ये कहते थे कि हम ना उसी टैंक से पानी लेंगे, उसी टैंक में जाएंगे ताकि प्रूव कर सके हम भी ना इंसान हैं। हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू सोसाइटी शुड बी रीऑर्गनाइज ऑन 2 मेन प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला हिंदू सोसाइटी को रीऑर्गनाइज होना चाहिए 2 मेन प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल पर? इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। इक्वालिटी होनी चाहिए और एब्सेंस होना चाहिए कास्टिज्म का, मतलब कि समानता होनी चाहिए और ये कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी देखते हैं हु कुड एंटर द टेम्पल। अब टेम्पल में भी एंट्री ना प्रोहिबिट की गई थी, मतलब कि लोगों को भगवान के दर्शन भी नहीं दिए जाते थे, मतलब जाने नहीं मिलता था मंदिरों में, है ना। तो ये देखो गेटवे दिया गया है मदुरई टेम्पल का, ड्रॉन बाय द थॉमस डैनियल, जो इन्होंने बनाया गया है गेटवे। गेटवे को क्या बोलते थे साउथ में? गोपुरम बोलते थे ना, है ना, गोपुरम बोलते थे। अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड, तो अनटचेबल्स को अलाउ नहीं किया जाता था एनीवेयर नियर सच गेटवे। तो गेटवे के पास से भी नहीं गुजर सकते थे वो लोग ना, और वहाँ रोड से भी नहीं गुजर सकते थे, तो ऐसा चला करता था, ठीक है। तो ये गेटवे दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अम्बेडकर बॉर्न हुए थे महार फैमिली में। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट, जो बच्चे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कास्ट के नाम पर भेदभाव सहा था अम्बेडकर जी ने, है ना।
तो एवरीडे लाइफ में वो सफ़र करते थे। स्कूल में भी उनके साथ में बहुत भेदभाव होता था। उनको ना बाहर बैठने को कहा जाता था क्लासरूम के, ठीक है, ग्राउंड में। तो उनको बोला जाता था, उनको ना मतलब साथ में नहीं बैठते थे वो सारे बच्चों के, क्योंकि टीचर्स भी भेदभाव किया करते थे। उनको ना अलाउ नहीं किया जाता था, मतलब कि एक ही जो जहाँ से अपर कास्ट की जो टैप हैं, जो नल वगैरह हैं, वहाँ से जहाँ से अपर कास्ट के बच्चे पानी पी सकते हैं, वहाँ से ये नहीं पी सकते थे। इनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव होता था, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब वो स्कूल उनका ख़त्म हो गया था, तो उनको ना स्कॉलरशिप वगैरह भी मिली थी और सपोर्ट किया गया था। एक पर्सन थे जिन्होंने ना सपोर्ट किया उनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा इनका मन लगता था पढ़ाई में। सोच लो उस टाइम पर पढ़ना, जब ना कुछ भी कम, जब जैसे कि अपने यहाँ जैसे फ़ोन, टीवी, ये सब कुछ भी नहीं था, है ना, तो इतना ज़्यादा ये टैलेंटेड थे। तो इनको ना यूएस जाने का भी मौका मिला हायर स्टडीज़ के लिए। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आए थे इंडिया में 1919 में, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ना अम्बेडकर ने जो ऑन हिज रिटर्न जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने ना अपर कास्ट के ऊपर जो ही रोट एक्सटेंसिव, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ना लिखा था कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो अपर कास्ट है, वो जो भेदभाव वगैरह उसके बारे में, है ना, मतलब कि चल रही, जैसे कंटेम्प्रेरी क्या बोलते हैं कि जैसे महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब एक ही टाइम से बिलोंग करते थे, तो दे आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। हाँ, 1927 में अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया 1927 में, इन विच महार कास्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, महार कास्ट फॉलोअर्स ने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण्स प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। तो ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट थे ना, बहुत गुस्सा हो गए थे, है ना, वो लोग नाराज़ हो रहे थे कि जो दलित हैं वो टेम्पल टैंक से पानी यूज़ कर रहे हैं ना, पानी ले रहे हैं। तो मतलब देखो, पढ़ने में लग रहा है कि ऐसा होता था, है ना, मतलब वो रियलिटी में होता था। बहुत ही खतरनाक डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत भेदभाव होता था लोगों के साथ में। सोचो कितना बुरा फील होता होगा। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट। अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट चलाए फॉर टेम्पल एंट्री। हम आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जीत पा लिए, मतलब कि हमारी कंट्री को लूट लिया इतना ज़्यादा, बना टिक नहीं पाते वो लोग। पहले तो राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, फिर कास्ट के नाम पर इतना ज़्यादा भेदभाव होता था, है ना, फिर जेंडर के नाम पर भी होता था, तो कई सारी चीज़ें थी। 3 सच मूवमेंट की बात करते हैं। टेम्पल एंट्री चलाए थे, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 से 1935 के बीच में। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन टू सी द पावर ऑफ द कास्ट प्रेजुडाइज विद इन द सोसाइटी। तो मतलब वो बताना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि जो जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है सोसाइटी में, कितना ज़्यादा मजबूत है ना, कितनी इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अभी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट देखते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी नईकर, पेरियार भी कहते हैं इनको, हाँ, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था अर्ली 20th सेंचुरी में चला था। दूसरी कास्ट थी ना जो चाहती थी कि हमको इक्वालिटी मिले, तो उनसे था इनिशिएटिव। जो कहाँ से आया था, जो क्लास जो है ना नॉन ब्राह्मण कास्ट जो थी, जिनको एजुकेशन मिल चुकी थी, जिनके पास में थोड़ा बहुत ना वेल्थ था, मतलब उनका ना इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए ना उन्होंने सोचा कि हमारे साथ के हमारे के लोग जो है इतना ज़्यादा जो दुखी हैं ना, इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ भी होता है, रेदर हमको एजुकेशन मिल चुका है फिर भी हमारे साथ भेदभाव होता है, ठीक है, मतलब कि वो अच्छी पोजीशन पे है फिर भी, इसलिए उन्होंने फिर ये मूवमेंट को शुरू करवाया। दे आर्ग्यू दैट द ब्राह्मण्स, तो उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण है ना वो आर्यन के वंशज हैं, इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, तो नॉर्थ से आए हैं ये, ठीक है, इन्होंने हमारे अटैक किया और जो कॉन्कर किया, जो ज्योतिबा फुले कहते थे ना वही, और हमारी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ से आए थे ज्योतिबा फुले तो कहते थे ये तो बाहर से आए थे, आर्यंस हमारे यहाँ कब्जा कर लिया। ये लोग कहते थे नॉर्थ से आए थे और साउथ में कब्जा कर लिया, फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ द रीजन। तो ओरिजिनल जो रहते थे उनको ना, उनको सप्रेस कर दिया, और जो इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। इंडिजीनियस द्रविडियन रेस है वो, दे मतलब कि जो ओरिजिनल हैबिटेंट थे ना वो है इंडिजीनियस द्रविडियन रेस। दे ऑल्सो चैलेंज, तो इन्होंने चैलेंज किया जो ब्राह्मणिकल क्लेम था ना, पावर पर पूरा पावर रखे हुए थे हाथ में, उसको भी क्लेम किया। ये है ईवी रामास्वामी नईकर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ईवी रामास्वामी नईकर और पेरियार जो थे, उनको उनको पेरियार भी कहते थे। ये जो थे मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। ही हैड बीन एन एस्थेटिक, मतलब कि ये जो थे एक ना सन्यासी थे पहले, एंड उन्होंने संस्कृत वगैरह पढ़ी थी, संस्कृत के स्क्रिप्चर्स थे ना वो अच्छे से पढ़े हुए थे। स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो जो शास्त्र वगैरह थे वो उन्होंने अच्छे से पढ़े थे, है ना। तो ये हो गया इधर पर। फिर लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस जो पार्टी थी ना, आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को शुरू में लीड कर रही थी, है ना, तो उनके मेंबर बने। ओनली टू लीव इट इन अ डिस्गस्ट, तो फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो खाना वगैरह होता था नेशनलिस्ट में, जो सब लोग बैठ कर खाने खाते थे ना, जो भी आज़ादी की फ़ाइट कर रहे हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो ना सीटिंग अरेंजमेंट जो होता था कास्ट की जो डिस्टिंक्शन भी होता था, मतलब जो कांग्रेस थी उसमें भी भेदभाव हो रहा था। दैट इज़ लोअर कास्ट जो थी उनको ना दूर बिठाया करते थे अपर कास्ट से, है ना। कन्विंस दैट द अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी। तो इन ये ना मान गए थे कि अनटचेबल्स को फाइट करना पड़ेगा अपनी डिग्निटी के लिए, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए।
ठीक है, अपनी खुद की इज्जत के लिए। तो अनटचेबल्स जो है ना, उन्होंने क्या किया, फिर जो पेरियार थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये। ही आर्ग्यूड दैट द अनटचेबल्स वर ट्रू होल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण्स। तो इन्होंने बोला कि अनटचेबल्स हैं वही है ट्रू अपहोल्डर्स हैं ओरिजिनल तमिल के और द्रविडियन कल्चर के, जिनको ना दबा दिया है ब्राह्मण्स। वो बिलीव करते थे कि सारे जो रिलीजियस अथॉरिटी है ना, ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज और सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। तो जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटी है वो क्या बोलती हैं कि जो जैसे कि जो लीडर वगैरह बनते हैं ना, जो ज़्यादा धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी वगैरह ये सब इनइक्वालिटी है ना, जो भेदभाव है, वो भगवान ने दिया है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, और अनटचेबल्स को ज़रूरी है फ्री करने का, फ्री करना है अपने आप को, देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। क्योंकि हर रिलीजन में देखो कुछ ना कुछ जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है लोगों के साथ में, तो उन्हें उस सोशल इक्वालिटी लेकर के आना है ऑल रिलीजियस ऑर्डर में। तो उन्होंने बोला ये मैं जो ना, मतलब कि जो क्या बोला उन्होंने कि जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं उनको लगता है कि सोशल डिविजन जो और इनइक्वालिटी है ना, वो भगवान ने दिया है, ठीक है, भगवान जी ने दिया है। और अनटचेबल्स है, अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, और अनटचेबल्स को, और इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स को फ्री करने की ज़रूरत है अपने आप को, सारे जो रिलीजियस है ना उसमें जो सोशल ऑर्डर, सोशल इक्वालिटी लेकर के आने की ज़रूरत है। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो ये ना बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे जो शास्त्र वगैरह रहते थे ना हिंदूज़ के, स्पेशली जो कोड ऑफ मनु, ठीक है। तो मनु का कोड, वो तो मनु स्मृति तो इतना मतलब उसका तो बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है, मतलब गलत गलत चीज़ें लिखी है उसमें बहुत। कोड्स ऑफ मनु एंड एंशियंट लॉ गिवर, जो एंशियंट लॉ गिवर है, एंड द भगवद गीता एंड द रामायण, सबका ये क्रिटिसिज्म करते थे, मतलब कि कटाक्ष बोलते थे, ठीक है। जो ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैज़ बीन यूज्ड टू इस्टेब्लिश अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। इन टेक्स्ट को यूज़ करते हैं अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स की जो पावर उसमें ना उनको ऊपर बिठाने में, और ऊपर जो लोअर कास्ट है उसको दबाने में। एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन एंड ओवर वुमेन। तो पैट्रियार्की भी बताई गई कि इन्होंने कहा कि जब ये जो इन्होंने कहा कि जो मैन का डोमिनेंस ओवर वुमेन, मतलब कि पैट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करते हैं ये जो टेक्स्ट है। तो इनका कहना ये था, देखो अभी जब सारे मूवमेंट चल रहे थे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, तो लोगों को दिख रहा था कि मैन एंड वुमेन के बीच में भी जो इनइक्वालिटी है तो उसके अगेंस्ट भी बोलना पड़ेगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट था सोशल इक्वालिटी का, ठीक है। सोशल इक्वालिटी मतलब सभी समान है ना, तो वुमेन का भी राइट्स हैं। दीज असर्शंस डिड नॉट गो चैलेंज द फोर्सफुल स्पीच राइटिंग मूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स, इट लीड टू रीथिंकिंग एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर। तो क्या हुआ था, ये जो ये बोल रहे थे ना असर्शंस, मतलब कि जो बातें कह रहे थे, जो दलीलें दे रहे थे, तो उसका ना जो चैलेंज तो मतलब अनचैलेंज तो रहेगा नहीं, है ना। लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को जैसे अपर कास्ट हो गए, तो होता ना कि कई सारे माइंड है तो कई सारे थॉट्स निकल करके आएंगे। तो जो फोर्सफुल स्पीचेस दे रहे थे, है ना, बोल रहे थे, लिख रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे लोअर कास्ट लीडर के, तो इससे क्या हुआ कि रीथिंकिंग, फिर से सोचा क्या, एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हुआ अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर का, है ना। तो क्योंकि उसमें भी जैसे आईएनसी का पेरियार ने छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर भेदभाव हो रहा था। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग। अब जो पुराने वाले लोग थे, मतलब जो रूढ़ी भाती जो दिमाग था जिनका, जो ना उल्टी सोच रखते थे, जो सोशल इक्वालिटी नहीं चाहते थे, ठीक है, तो उन लोगों ने भी रिएक्ट किया, कहते हैं कि हम भी अपना मूवमेंट बना लेंगे। तो उसने सनातन धर्म सभा बना ली, तो भारत धर्म बना लिया, महामंडल बना लिया नॉर्थ में, एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा बंगाल में बना ली, ताकि ये सब बंद करवा सके, मतलब अपना अथॉरिटी बना के रखे, है ना, सोशल इक्वालिटी ना आए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट क्या था इन एसोसिएशन का मेन, है ना, कि अपहोल्ड करना कास्ट डिस्टिंक्शन ऐसा कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, ठीक है, हिंदुइज्म में। एंड दिखाना कि जो है ना, ये जो सैंक्टिफाइड बाय द स्क्रिप्चर्स, मतलब शास्त्रों में ये दिया गया, इस तरीके से उन्होंने बताया। मतलब कि जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था इन कास्ट जो एसोसिएशन, जो ये जो जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में ये सब बनाई गई थी, तो इनका ये था कि जो हिंदुइज्म में है ना, ये कास्ट डिस्टिंक्शन चलना चाहिए, और ये जो है ये प्रॉपरली जो ग्रंथों में दिया गया इसलिए चलना चाहिए, और मतलब अपनी दलीलें दे रहे थे ये लोग भी चलाने के लिए। और ये डिबेट था, स्ट्रगल था, ये कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड और फिर उसके बाद भी ये चलता रहा, एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन आर ओन टाइम्स। अभी भी ख़त्म हो रहा है कास्ट डिस्टिंक्शन, पर अभी भी चलता जा रहा है, मतलब कि अभी भी हमारा संविधान तो कहता है सभी इक्वल है, पर लोग माने तो ना, है ना। तो एजुकेशन है जिसके थ्रू सभी लोगों को हम समान अधिकार दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी तो ना अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका दिमाग ना अच्छा कर सकते हैं ना। तो अभी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, तो रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी ब्रह्मो समाज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज 1830 में फॉर्म की गई थी, किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। तो ये जो थे सारी जितना भी जो मूर्ति पूजन वगैरह और सेक्रीफाइस वगैरह होता था ना, बलिदान देना, बलि वगैरह देना, है ना,
तो उस सबको ना प्रोहिबिट करते थे, ये सबको मतलब नहीं मानते थे, सबको गलत बताते थे, बिलीव करते थे, उपनिषद पे बिलीव करते थे ये लोग, एंड फॉरबिड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिस। और बोलते थे कि आप ना मतलब अदर रिलीजन है जो उनकी प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज नहीं करना है, टॉलरेंस का बिहेवियर रखना है ना, टॉलरेट करना है। इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियल ऑफ रिलीजियस स्पेशली हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये जो थे ना ये क्या करते थे, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जो थी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन देखा करते थे और लोगों को बताया करते थे, है ना। और सोशल इक्वालिटी लेकर के आए समाज में। डेरोजियो एंड यंग बंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी लुइस विविन डेरोजियो टीचर थे हिंदू कॉलेज में कैलकाटा में इन द 1820s। इन्होंने प्रमोट किए थे रेडिकल आइडियाज़ एंड इनकरेज किया था हिज पीपल टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। तो इन्होंने ना इनकरेज किया था जो इनके जो बच्चे थे जिनको वो पढ़ाया करते थे और लोगों को ये क्वेश्चन करें, वो इसके लिए जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, हर चीज़ में क्वेश्चन करना चाहिए। रिफर टू एज अ यंग बंगाल मूवमेंट, तो इसको यंग बंगाल मूवमेंट भी कहते हैं। हिज स्टूडेंट अटैक द ट्रेडिशन एंड कस्टम डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन। तो इनके स्टूडेंट जो थे, जो ट्रेडिशन और कस्टम चले जा रहे थे उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला, उसके जो क्वेश्चन मार्क लगाया उस पर, बोला कि डिमांड किया कि वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए, और कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि वुमेन्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, लोगों को सोचने बोलने एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना, अपना थिंकिंग प्रोसीजर जो कर सके वो, है ना, तो इसकी भी आज़ादी होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन एंड द स्वामी विवेकानंद, जो ये मिशन जो था नेम्ड आफ्टर द रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, जो कि ना स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस करते थे कि इस पर सेल्वेशन जो है थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फ एक्शन। तो मुक्ति तभी मिलती है ना जैसे कि सोशल सर्विस करना, लोगों के लिए हेल्प करना, उनका वेलफेयर करना, है ना। सेल्फलेस एक्शन मतलब कि जो सेल्फलेस हो गया ना, निस्वार्थ भाव से काम करना, है ना, वो होता है। स्वामी विवेकानंद जो थे इनका टाइमलाइन दिया गया है। हुज ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्ता इनका नाम था, ठीक है। ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी विवेकानंद का? नरेंद्रनाथ दत्ता। कंबाइंड द सिंपल टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्णा विथ हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम। तो इन्होंने क्या किया, टीचिंग जो थी श्री रामकृष्णा की, जो इनके गुरु थे उनकी टीचिंग्स जो उन्होंने उनको बताया था, हाँ, और जो अपना ना मॉडर्न आउटलुक जो उनको लगता था सही, तो उन्होंने स्प्रेड किया वर्ल्ड में। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में हुई थी 1893 में। तो न्यूयॉर्क में हेराल्ड रिपोर्ट ने बोला था, वी फील हाउ फुलिश इट इज़ टू सेंड द मिशनरीज टू दिस लर्नड नेशन। मतलब कि जो इन्होंने क्या किया था स्वामी विवेकानंद ने, इनके लिए ना सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे जब इन्होंने अपने ब्रदर और सिस्टर बोला था सभी को, है ना, मतलब कि सारे लोग। तो जो इन्होंने कहा, तो जब इनकी स्पीच होने के बाद में जो न्यूयॉर्क में ना एक हेरल्ड रिपोर्ट आई, है ना, जो रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, तो उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि जो ना, तो ये तो बुद्धू वाली बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब हम ना मिशनरीज क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ना मिशनरीज भेजा करते थे हमारे यहाँ, जो ना क्या कहते हैं धर्म के प्रचार के, जो एक मिशन भेजा करते थे ना, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वहाँ से आया करते थे। तो उन्होंने बोला इतना जो ज्ञानी, इतना लर्नड जो नेशन है, इतने ज़्यादा यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं, ठीक है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में जब उन्होंने सुना, उन्होंने उनकी स्पीच सुनी, तो कहा ये तो ना मतलब ये तो बेवकूफ़ी है कि इतना ज्ञानी नेशन में हम मिशनरीज भेज रहे हैं ना। इंडीड स्वामी विवेकानंद वॉज फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स। तो सच में जो स्वामी विवेकानंद थे, ये फर्स्ट इंडियन थे मॉडर्न टाइम में जिसने ना री एस्टैब्लिश किया था, दोबारा उन्होंने क्या स्थापना की थी, किसकी, स्पिरिचुअल प्रीएमिनेंस ऑफ द वेदांता फिलॉसफी ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो मतलब वेदांता फिलॉसफी को दोबारा शुरू करा था किसने, इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। बट हिज मिशन बट नॉट, तो इनका जो मिशन था ना सिंपली बस ये नहीं था कि जो रिलीजन की बात करना, इनका मिशन बहुत ब्रॉड था, सिर्फ रिलीजन तक ही सीमित नहीं थे। तो विवेकानंद ने क्या बोला, विवेकानंद जी जो थे उन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल यहाँ पर थी ना, तो ये ना इनको सिर्फ इनका जो मिशन जो था सिर्फ रिलीजन तक नहीं था, मतलब कि रिलीजन की बातें करना बस नहीं था। इनको अच्छा नहीं लगता था जो पॉवर्टी थी, मिस्ट्रीज थी कंट्री मैन की, मतलब कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो दुख झेल रहे थे हमारे यहाँ के लोग, जो ना गरीबी में जी रहे थे। ये बिलीव करते थे कोई भी रिफॉर्म जो है, कुछ भी हम बदलना चाहते हैं तो वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम ना अपलिफ्ट करें कंडीशन ऑफ मास जो है ना लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करें, मतलब कि उनको पॉवर्टी से बाहर निकाले, गरीबी से बाहर निकाले। देयरफॉर हिज क्लैरियन कॉल टू द पीपल, तो उन्होंने कॉल की, मतलब कि बोला पीपल से, लोगों को बोला, आवाज़ दी उनको कि राइज अबव द नैरो कन्फाइन ऑफ द रिलीजन ऑफ द किचन। तो एक छोटी सोच से बाहर निकले, रिलीजन ऑफ द किचन मतलब ना एकदम कन्फाइन है, वो लोग घुसे हुए हैं, जैसे कि छोटी सोच बना करके रखी दिमाग से उससे, एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, और सब साथ में आए ताकि हम अपने देश को सर्विस दे सके, ठीक है, उनके लिए काम कर सकें, है ना। बाय सेंडिंग आउट द कॉल ही मेड अ सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेसेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज हाउएवर बट नॉट नैरो इन इट्स कंसेप्शन। तो इनका जो नेशनलिज्म था ना वो बहुत ब्रॉड था, एक छोटा सा नहीं था बस विचार की ठीक है आज़ादी बस मिल गई, ये नेशनलिज्म नहीं था। ही वॉज कन्विंस्ड that many of the problem facing mankind could only be overcome if the nations of the world come together on an equal footing। मतलब कि
ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना जो ह्यूमंस, तो उसका ना सोल्यूशन तभी आ सकता है जब हम उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, जब सारे नेशन ना वर्ल्ड के साथ में आ जाएंगे, है ना, इक्वल फुटिंग में, जब सभी लोग बराबर भी हो जाएंगे। देयरफॉर हिज एक्सहॉर्टेशन टू द यूथ was to unite on the basis of a common spiritual heritage. In this declaration, he became truly the symbol of a new spirit and source of the strength for the future. तो ये यूथ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे कि यूथ ही हमारे देश का भविष्य होता है ना, भविष्य होता है। ओके, तो ये इन्होंने बोला कि जो मतलब कि जो यूथ है ना वो कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो उनका जो विचारधारा है ना, तो उसमें कॉमन यूनाइट हो जाए, सब एक साथ आए हैं ना, जो हमारे देश का, और जो ना सिंबल बन गए थे, ये न्यू स्पिरिट स्ट्रेंथ दी थी फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। तो ये जो थे इंस्पिरेशन का भी सोर्स बने थे स्वामी विवेकानंद, है ना। फिर उसके बाद में प्रार्थना समाज जो था 1867 में बॉम्बे में सेटअप किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 बॉम्बे में सेटअप किया गया था। प्रार्थना समाज जो था रिमूव करते थे ये कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ये भी कास्ट के अगेंस्ट बोला करते थे, डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, एबॉलिश करते थे चाइल्ड मैरिज को, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। एनकरेज करते थे एजुकेशन ऑफ वुमेन, अब वुमेंस की एजुकेशन की बात करते थे। एंड करो जो बैन है मेरे जो वुमेन की जो विडो है ना उसकी दोबारा शादी होनी चाहिए, ठीक है, तो बैन करो विडो, जो एंड है ना, मतलब इसको ख़त्म करो, जो बैन चला आ रहा है विडो रीमैरिज नहीं हो सकती, इसको ख़त्म करो, ठीक है, रीमैरिज होनी चाहिए। इट्स रिलीजियस मीटिंग जो अपॉन द हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन टेक्स्ट, तो जो ना जो इतना भी जो भी ये लोग ना सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ों को बताया करते थे, है ना। वेदा समाज ये भी इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास चेन्नई, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, आर्य समाज, वेदा समाज, ब्रह्मो समाज, है ना, स्वामी विवेकानंद, तो ये यंग बंगाल मूवमेंट। फिर ये जो था ना चेन्नई में हुआ था मद्रास में 1864 में, वेदा समाज इंस्पायर था ब्रह्मो समाज से। तो वेदा समाज किससे इंस्पायर था? ब्रह्मो समाज से। इट वर्क टू अबॉलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन, इन्होंने भी वही काम किया कि कास्ट डिस्टिंक्शन है जो भेदभाव चला रहा है उसको खत्म करो, प्रमोट करो विडोरी मैरिज को एंड वुमेन्स की एजुकेशन को। इट्स मेंबर बिलीव्ड इन वन गॉड, तो इनके मेंबर जो थे बोलते थे कि भगवान होते हैं, और ये जो थे कंडेम्ड करते थे सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म। तो मतलब कि जो सुपरस्टिशन था ना, जो कहते हैं ना अंधविश्वास था, और रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थे, बहुत ज़्यादा, तो उसको ना ये जो थे ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी जो रूढ़ीवादी हिंदुज़म था उसके अपोज में बोला करते थे। फिर अलीगढ़ मूवमेंट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान जो थे ये, ठीक है, तो अलीगढ़ में 1875 में, लेटर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था ये। द इंस्टीट्यूशन ऑफर मॉडर्न एजुकेशन, तो ये जो थे मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करता था ये इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम, तो वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे और एजुकेशन बताते थे मुस्लिम्स को। अलीगढ़ मूवमेंट जो था इसको ना, इसका इम्पैक्ट जो था एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म में इंपॉर्टेंट था, मतलब कि एजुकेशन के लिए इन्होंने अच्छे काम किए थे, है ना। तो वो सिंह सभा मूवमेंट चला था, ये रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी ये सिख की। द फर्स्ट सिंह सभा फॉर्म हुई थी अमृतसर 1873 में, और लाहौर में 1879 में फॉर्म की गई थी। सभा सॉट टू रिट ऑफ सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब कि जो सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास चल रहा है उससे हटाना है। कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रैक्टिस सीन बाय देम एज नॉन सिख, मतलब कि जो कास्ट डिस्टिंक्शन जो भेदभाव चला रहा था वो प्रैक्टिस थी, तो वो सब नहीं होना चाहिए ना। दे प्रमोटेड एजुकेशन प्रमोट किया सिख में, एंड ऑफन कंबाइनिंग द मॉडर्न इंस्ट्रक्शन से सिख टीचिंग, तो मॉडर्न इंस्ट्रक्शन है सिख टीचिंग को इसको कंबाइन कर दिया। ये जो है खालसा कॉलेज अमृतसर का इस्टेब्लिश किया गया था 1892 में बाय द लीडर्स ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। ओके, फिर यहाँ पर चैप्टर 2 के कंप्लीट। एल्सवेयर में देखते हैं ब्लैक स्लेव एंड द वाइट प्लांटर्स, तो ब्लैक स्लेव जो कि अफ्रीका में थे मेजरली, है ना, तो उनको उठा के ले जाया करते थे और उनको स्लेव बना लेते थे अपना। वाइट प्लांटर्स जो यूरोप वाले थी ना, वो फ़ायदा उठाया करते थे इनका। तो अभी हमने देखा था ज्योतिराव फुले की बुक जो थी, ठीक है, उनका कनेक्शन देखा था, बुक जो गुलामगिरी थी इनकी बुक, और कास्ट ऑपरेशन और प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी जो अमेरिका में चलती थी उनको उन्होंने कनेक्शन बताया है ना। किसका कनेक्शन? जो हमारे यहाँ कास्ट प्रैक्टिस चलती थी और जो स्लेवरी प्रैक्टिस अमेरिका में चलती थी, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का इन्होंने जो कनेक्शन बताया। और ये सिस्टम था क्या स्लेवरी का, ये देखते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ द यूरोपियन एक्सप्लोरर, ठीक है, तो क्या था? फ्रॉम दी टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन दी 17th सेंचुरी ट्रेड इन स्लेव बिगिन, तो क्या हुआ था कि यूरोपियन एक्सप्लोरर जो थे, मतलब खोज कर रहे थे ना जो यूरोपियन वाले, तो ट्रेडर्स थे जो भी व्यापार करने आए थे, जैसे कि हमारे यहाँ करके फिर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उसी तरीके से अफ्रीका में जब ये लोग गए तो वहाँ पर ना स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया इन्होंने। ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड, जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका के उनको पकड़ कर लेकर के जाते, एंड अफ्रीका से अमेरिका लेकर के जाते, एंड ना वाइट प्लांटर्स को बेच दिया करते, और उनको ना काम करवाते थे कॉटन एंड अदर प्लांटेशन में। प्लांटेशन में बहुत सारी जो ना फसल लगाई जाती है, कॉटन की हो गई, तो प्लांटेशन किया जाता है इकट्ठा ना, क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप होती है, वो बेची जाती है ना, तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये जो थे सदर्न यूएसए जो था, वहाँ पर ना अफ्रीका से अमेरिका में स्लेब ले जा करके बेचे जाते थे, ठीक है। इन दी प्लांटेशन दे हैड टू वर्क लॉन्ग, तो प्लांटेशन में उनको बहुत घंटों तक काम करते रहते थे वो लोग, ठीक है, और ना उनको पनिशमेंट भी मिलती थी इनएफिशिएंट वर्क के लिए, बहुत पनिशमेंट भी दी जाती है। वाइट एंड टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा मारा जाता था, तो बहुत ही ख़राब था ये स्लेव ट्रेड, है ना।
बहुत सारे लोगों ने ये जो स्लेवरी थी हैड डन सो फार फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, तो उन्होंने फाइट किया था डेमोक्रेसी के लिए जो लोगों ने, ठीक है। तो स्लेवरी के अगेंस्ट फाइट किया था, वो डेमोक्रेसी भी मिल गई उनको, है ना। ही अर्ज द पीपल टू स्ट्राइव फॉर रेशियल इक्वालिटी, तो उन्होंने बोला लोगों को कि आप ना सभी इक्वल रहो, रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कास्ट इनइक्वालिटी होती थी, वहाँ पर ना रेशियल इनइक्वालिटी होती थी, तो उन्होंने बोला रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए सो दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रहे। तो अब्राहम लिंकन ने ही ये डेफिनेशन दी थी। अब्राहम लिंकन ने भी एफर्ट डाले थे कि स्लेवरी वगैरह ख़त्म हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि स्लेवरी वगैरह ख़त्म हो, ठीक है, और रेशियल इक्वालिटी रहे। और ये डेफिनेशन भी दी थी डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ, और ये कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो ये बोला गया था अर्थ से, है ना। स्लेव ट्रेड ये यूएस का दिखाया गया है, ये जो, ठीक है। तो पोटेंशियल बायर है, एग्जामिन कर रहे हैं जो अफ्रीकन स्लेव को एट एन ऑक्शन, तो नीलामी हुआ करती थी, इसमें खरीदा करते थे। चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा है वीडियो। ओके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू।